सो फ्रेंड्स, हम बात कर चुके थे जैनिज्म की, और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बुद्धिज्म के। बट इससे पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप एनसीईआरटीज को खुद से स्टडी करना चाहते हैं, एज वी ऑल नो कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो बोली जाती है वो 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बोली जाती है। तो जब मैंने इन सारी बुक्स को कंबाइन किया है, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स को, न्यू एनसीईआरटी बुक्स को, तमिलनाडु बोर्ड की बुक को मैंने जब देखा है एंशियंट हिस्ट्री के लिए, तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि तमिलनाडु बोर्ड की बुक में जो है वो सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में है, और कहीं ना कहीं एक दो फैक्ट जो है वो ज्यादा ही यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप चीजों को अच्छे से समझना भी चाहते हैं, लेकिन एक क्रिस्प फॉर्म में समझना चाहते हैं, तो आप जो है वो एनसीईआरटी की बजाय तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो। तो चलिए, हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले वेलकम टू स्टडी आईएएस लेन। तो गौतम बुद्धा का जो बर्थ है वो हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 563 बीसीई, और इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, और माता का नाम है माया देवी, जो कि कोशाला डायनेस्टी से हैं। इनके बर्थ के समय इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका लालन पालन कौन करता है, तो वो जो करती है वो इनकी आंटी, जिसको कि फोस्टर मदर बोल सकते हैं हम, तो वो है हमारी गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी फर्स्ट वो जो फीमेल डिसाइपल है वो भी बनती हैं। तो गौतम बुद्धा की अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। तो जब हम महावीरा की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी जो मदर का नाम था वो था यशोदा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन नहीं होना है, ध्यान रखना है इसको। तो उनकी मदर का नाम था यशोधा और इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा, और इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम है राहुल। तो उसके बाद क्या होता है कि इनको बचपन से ही ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। फिर एक दिन जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो ये क्या चीजें देखते हैं, ये 4 चीजें नोटिस करते हैं। साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं, एक लाश को देखते हैं, और एक साधु को देखते हैं। तो फिर लाइफ के बारे में इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी थॉट्स थी, तो सोचने लग जाते हैं कि आखिर मतलब लाइफ होती क्या है। तो टू गेट एनलाइटमेंट ये क्या करते हैं, 29 ईयर्स की एज में ये घर को छोड़ देते हैं। जैसे कि महावीरा ने छोड़ा है वैसे ही इन्होंने भी छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद ये 7 साल तक घूमते रहते हैं, बहुत सारे ये लोगों से मिलते हैं, लेकिन इनको कोई भी जो है इम्प्रेस नहीं कर पाता, इनको एनलाइटमेंट नहीं होती। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, तो उसके बाद ये जो है खुद एनलाइटमेंट होने के लिए एक बोधि ट्री, जिसको पीपल ट्री भी बोल सकते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं। और कहाँ पर बैठते हैं, तो बोध गया में, या और अगर उसमें भी स्पेसिफिक नाम ले तो उरुवेला में। और कहाँ पे, ये जो है हमारी फाल्गु नदी के तट पे होता है, या फिर निरंजना रिवर। तो ये चीजें याद रखनी है, उरुवेला में, निरंजना रिवर, फाल्गु रिवर बेसिकली जरूर याद रखना है। और ये जो है निर्वाण इनको मिलता है वहां पे एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि फिर ये कहलाते हैं, हमारे सिद्धार्थ से बन जाते हैं बुद्धा, यानी कि द एनलाइटेड वन। उसके बाद है, अगर हम ये देखें, वैसे कितनी बड़ी बात है ना कि ये एनलाइटमेंट हासिल करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। और हमारे में आज के टाइम पे क्या माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत होते हैं, है ना। तो टाइम की बात है। तो उसके बाद जब ये एनलाइटेड हो जाते हैं तो अपना पहला सरमन ये देते हैं सारनाथ में। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो कुशीनगर, यानी कि जो पावापुरी बोला जाता है, तो कुशीनगर 80 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है 483 बीसी में। और यही टाइम है जब इनकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि इनकी जो भी इनकी टीचिंग्स होती है उनकी प्योरिटी को बनाया रखा जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके इम्पोर्टेंट डिसाइपल्स कौन कौन से थे, तो सरीपुत्ता, मोगलन्ना, आनंदा, कसप्पा, उपाली, ये सारे जो होते हैं ये इनके फेवरेट डिसाइपल यानी इंपॉर्टेंट डिसाइपल माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो देखो, जो कोशाला थे, कोशाला डायनेस्टी इनकी मदर थी, तो इनके जो कोशाला डायनेस्टी के जो किंग थे, जैसे प्रसेनजीत, उसके बाद बिंबिसारा, अजातशत्रु, मगधा डायनेस्टी से, ये सारे भी, इन्होंने भी इसके डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया और इनके डिसाइपल बन गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो इनके डिसाइपल थे, या ऐसा क्वेश्चन भी आ
सकता है कि कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा। तो याद रखना है कि कोशाला डायनेस्टी के प्रसेनजीत और मगधा के बिंबिसारा और अजातशत्रु दोनों ही क्या थे, तो दोनों ही बुद्धा या फिर महावीरा, दोनों के ही ये लोग क्या थे, तो कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कहाँ कहाँ पे मैसेज जो है फैलाया बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एक बार नहीं 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि बुद्धा की लाइफ टाइम से कौन कौन से प्लेस जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि बुद्धिज्म के जो लाइफ टाइम के अंदर जो है बुद्धिज्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें श्रीलंका की बात करें या चाइना साइड की अगर हम बात करें, वेस्टर्न एशिया की बात करें, तो वहां पे जो बुद्धिज्म फैलाया गया वो बुद्धा के डेथ के बाद है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनके लाइफ टाइम में कहाँ कहाँ पे बुद्धिज्म को जो है फैलाया गया। तो वो कौन कौन से प्लेस उन्होंने विजिट किए, बनारस वो गए थे, राजगृह वो गए थे जो कि मगधा की राजधानी हुआ करती थी, श्रावस्ती वो गए थे, वैशाली वो गए थे, नालंदा, पाटलिग्राम। तो ये सारे नाम याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा की हम बात कर लेते हैं, तो बुद्धा का इनका सिंपल सा फंडा था कि ये ज्यादा जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, भगवान क्या होता है, सोल क्या होती है, कर्मा, रीबर्थ, इनसे ज्यादा मतलब नहीं था। इन्होंने मतलब ऐसी चीजों पे ऐसी जो कंट्रोवर्शियल चीजें थी ना कि भगवान क्या होता है या नहीं है, तो इन सब चीजों के बारे में इन्होंने अपने आप को दूर रखा और फोकस इन्होंने बेसिकली जो किया था वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे किया था। ठीक है, और शायद यही वजह थी एक कि जिसके कारण बुद्धिज्म जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा फैला था। तो बुद्धा की टीचिंग कौन कौन सी होती है, तो 4 नोबल ट्रूथ बोले जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुखों से भरा हुआ है। उसका दुख का रीजन क्या है, हमारी डिजायर। और अगर हम अपने डिजायर को से गेट रीड कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सफरिंग को भी हम रिमूव कर सकते हैं। और वो आप कैसे करोगे, उसके लिए 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग का जो बताया गया है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन दुखों से छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि आपके डिजायर्स को आप खत्म कर सकते हो। और वो 8 फोल्ड पाथ कौन सा है, राइट व्यू, राइट रिजोल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो जैना और बुद्धिज्म जो थे दोनों की, उनकी टीचिंग्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बुद्धा लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी टीचिंग दी, देखो प्रॉपर्टी आपको होल्ड नहीं करनी है ना, तो ये उन्होंने भी बोला था। कोई वायलेंस कमिट नहीं करनी है, हिंसा रखनी है, उन्होंने भी बोला था। इंटॉक्सिकेंट्स का यूज नहीं करना है, झूठ नहीं बोल सकते, अस्थेय जो वाला है, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस आता है, वो है हमारा ब्रह्मचार्य वाला, है ना, जिसमें कि महावीरा ने बिल्कुल फोकस किया था उस पे कि आप अपने कपड़े वपड़े सब कुछ त्याग के, और अगर पूरा एक मोंक बनते हो तो ब्रह्मचार्य का जीवन जियो। और उसके बाद जो है आपको एक्सट्रीम पिनेंस के थ्रू ही आप एनलाइटेड हो सकते हो। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसी चीजें नहीं बोली गई है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है डिफरेंस के ऊपर। दूसरा कहते हैं कि अगर भगवान के ऊपर बात करें तो इन्होंने क्या कहा, अब जैना में क्या बोला गया, जैना में भगवान को नकारा नहीं गया, लेकिन ये बोला गया कि वो जो है जैन से नीचे आते, पहले जैना सबसे ऊपर, जैना उसके बाद गॉड की जो है पोजीशन है। लेकिन बुद्धा ने इन सब चीजों से मतलब नहीं रखा, उन्होंने ना गॉड को एक्सेप्ट किया ना गॉड को रिजेक्ट किया। उनका मेन फोकस था कि आप अपना काम करते रहो और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीते रहो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि सोल के बारे में, तो इनका जैनिज्म में सोल मानना था कि सोल एग्जिस्ट करती है, हर किसी के अंदर सोल होती है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, ट्री हो, कुछ भी हो। इन्होंने कहा कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो है एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी यहाँ पे आता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है पहले। ठीक है, हम जब जो PYQs हैं वो करेंगे तब हम इस चीज को जरूर देखेंगे। तो देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन कौन से फीचर्स अब बुद्धिज्म की, तो इन्होंने एम्फेसिस किया अहिंसा पे। और हम देखते हैं कि अहिंसा को बाद में जो है गांधी जी ने भी फॉलो किया, और उसके बाद आज तक जो है हम इसको अपनी वैल्यूज में इनकलकेट करते आए हुए हैं, है ना।
तो अगर ऐसा आ जाता है कि बुद्धिज्म ने अहिंसा पे एम्फेसाइज किया, लेकिन इसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इनके एविडेंसेस जो सुत्त पिटक ग्रंथ लिखा गया उसमें बोला गया कैटल्स के बारे में बोला गया है। क्योंकि क्या जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो है बढ़ जाते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कैटल की वो लोग बलि देते हैं। तो कैटल वेल्थ जो होती वो डिस्ट्रॉय हो रही थी उस टाइम पे, तो उसके लिए इन्होंने सुत्त पिटका में क्या बोला, कैटल्स आपको देती है फूड, ब्यूटी और हैप्पीनेस, जिसके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया आनंदा, वन्नदा और सुखदा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या कहे, अगर हम और देखते हैं तो दूसरा इन्होंने क्या, किस चीज पे इन्होंने रिलाई किया, सबसे पहले एम्फेसाइज किया इन्होंने अहिंसा पे। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो आपका एम्फेसिस होना चाहिए वो किस चीज पे आपका एम्फेसिस होना चाहिए, वो जो आपका रिलीजन है वो जुड़ा होगा आपकी मोर्टेलिटी से, और आपको एम्फेसाइज करना है प्योरिटी ऑफ थॉट्स पे, वर्ड्स पे, डीड पे। अब इससे मुझे याद आता है कि जब आप इथिक्स का पेपर में यही होती हैं चीजों को जोड़ने वाला, जब आप इथिक्स का पेपर यूज करते हो तो हमें ध्यान देना होता है कि जब हम अपने जब हम अपने एटीट्यूड्स की बात करें कि एटीट्यूड्स को कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, और इसमें दो चीजें होती है, जैसे मोरल एटीट्यूड होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। तो हमें ये चीज जरूर देखनी है कि जैसे कि जो रिलीजन है, क्योंकि वो एटीट्यूड को डिसाइड करने वाला एक फैक्टर होता है, जिसमें हम बात करते हैं बेसिकली एग्जांपल लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला की सिखाया जाता है बचपन से ही कि मुसलमान काफिर होते हैं, या फिर मुसलमानों को सिखाया जाता है कि हिंदू ऐसे होते हैं। तो एक दूसरे को लेके उनके अंदर जो इनटॉलरेंस वाली जो फीलिंग आ जाती है, एक ऐसा एटीट्यूड बन जाता है। तो यहाँ पे बुद्धिज्म रिलीजन बात करता है कि आप रिलीजन को आइडेंटिफाई करो, लेकिन किसके साथ, मोर्टेलिटी के साथ। आप देखो प्योरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए आपके अंदर, आप रैशनल होने चाहिए, डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द राइट एटीट्यूड, तो आप इसको वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये इन्होंने क्या बोला, दूसरा क्या था कि इनका फीचर क्या था, इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम पे डायरेक्टली तो कोई अटैक नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि जो इनका सेक्ट था उसको इन्होंने अपने सारे मतलब सबके लिए इन्होंने ओपन कर दिया था अपने ऑर्डर्स को, है ना। कोई भी वहां पे आ सकता था, कोई सोशल डिस्टिंक्शंस नहीं थी, तो ना मेल के ऊपर, ना फीमेल के ऊपर, ना किसी कास्ट के ऊपर। उसके बाद यानी कि अगर हम बात करें कि बुद्धिज्म की, अगर हम एक लाइन में बात करें, हम कंक्लूड करना चाहें तो बुद्धिज्म क्या था, बुद्धिज्म वाज मोर अ सोशल देन ए रिलीजियस रिवोल्यूशन। ठीक है, रिलीजियस के बजाय सोशल रिवोल्यूशन थी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इसमें से जो सारे टीचिंग्स है वो हैं जो आप अपनी डेली लाइफ को के सारे रूटीन वर्क करते हुए फॉलो कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है, चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, इस तरह की चीजें, है ना। तो यानी कि इन्होंने जो है क्या बताया हमें, इन्होंने हमें क्या सिखाया है, कोड ऑफ प्रैक्टिकल एथिक्स। ठीक है, और प्रिंसिपल दिया है सोशल इक्वालिटी का। तो ये चीजें भी आप अपने पेपर में या फिर एथिक्स में आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, इन्होंने क्या कहा और क्या फीचर है कि रिफ्यूज टू प्रोवोक बाय स्लेंडर और अब्यूज से इन्होंने रिफ्यूज मतलब कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको प्रोवोक नहीं हो पाओगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक बार जब ये ऐसे ही टीचिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे इनकी किसी से जो है मतलब कोई बंदा आता है और उसके बाद इनको अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करना शुरू कर देता है इनको प्रोवोक करने के लिए, बट ये प्रोवोक नहीं होते हैं और एट लास्ट उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो और वो तुमसे वापस नहीं ले रहा तो उस चीज का क्या होगा। तो सामने वाला रिप्लाई करता वो चीज मेरे पास रह जाएगी। तो बुद्धा उसको कहते हैं कि तुमने जो मुझे ये अब्यूजिंग वर्ड्स बोले हैं, ये चीजें बोली है, मैं अगर इनको नहीं ले रहा तो मैं इनको नहीं ले रहा। दैट मीन्स ये उसी बंदे के पास रह गई और हमारे मतलब बुद्धा पे उसका कोई असर नहीं हुआ। यानी इतना स्लेंडर, इतना अब्यूजिंग करने के बाद भी वो प्रोवोक नहीं हुए। और दिस इज ये भी जो है हमारे इथिक्स में हम यूज कर सकते हैं, हमारी वैल्यूज में इनकलकेट होना चाहिए। बीइंग ए सिविल सर्वेंट ऑफिसर ये चीज जरूर होनी चाहिए कि क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आपको प्रोवोक किया जाता है तो उस टाइम पे हमें ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। दूसरा इसका फीचर क्या था कि इन्होंने जो है पाली लैंग्वेज में अपनी जो टीचिंग्स जो प्रीचिंग्स थी वो इन्होंने पाली लैंग्वेज में दी थी। ठीक है, तो ताकि आमजन को जो है एड्रेस करना भी आसान हो गया था।
फिर हम बात कर लेते हैं कि बुद्धिज्म जो है कैसे कैसे फैला। तो सबसे पहले दो काइंड ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, वो जैना में भी होंगे, बुद्धिज्म में भी होंगे। तो दो काइंड के, जैसे मैन और वुमेन भी हो सकती है, सभी बोल सकते हैं, बट बेसिकली बोला जाता है जो भिक्षुज हो जाते हैं, वो जो घर छोड़ देते हैं, तो उनको बोला जाता है मोंग्स यानी भिक्षुज, जिनके अपने संघ बनाए गए थे, जिनका काम क्या था कि वो एक डेमोक्रेटिक लाइफ को जिएंगे, एक ऑर्डर में लाइफ को जिएंगे, और उसके साथ साथ ही उनका काम बेसिकली होता था बुद्धिज्म को या जैनिज्म को जो है दूसरे जगह पे स्प्रेड करना, फैलाना। दूसरे होते हैं ले फॉलोअर्स, जिसको उपासिकास भी बोला जाता है। तो ये वर्ड्स हमें बिल्कुल याद रखने कि भिक्षु क्या होते हैं। भिक्षु वो होते हैं जो घर त्याग देते हैं, मोंक्स बन जाते हैं, जिनके संघ होते हैं। क्या उपासिका के संघ होते हैं? तो उपासिकास के कोई संघ नहीं होती, ये ले फॉलोअर्स होते हैं जो आम जिंदगी जीते हैं, डेली रूटीन का काम करते हैं, बट बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारे उसमें जो मतलब जो मेल होते हैं उनका होता है संघ, जो बोला जाता है वो संघ हो जाते हैं, भिक्षु हो जाते हैं, और जो फीमेल होती है उनको बोला जाता है नन। और इनके लिए भी जो है, नन के लिए क्या था कि स्पेशल कोड बनाया जाता था, कैसे मूवमेंट करना है, इनको कैसे रहना है। तो अगर हम स्प्रेड की बात करें बुद्धिज्म की, तो देखो सबसे पहले ये वाला जो रीजन था, तो यहाँ पे क्या था कि जैसे मगधा की अगर हम बात करें, कोशाला की बात करें, कपिल वस्तु की बात करें, तो ये हमने देखा, जैसे बनारस की बात करें तो ये हमने देखा कि बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम में ही वहां पे विजिट किया था, और वहीं पे बुद्धिज्म जो है वो फैला था उनकी लाइफ टाइम में ही। उसके बाद जब अशोका की बात करते हैं, तो उसने जगह जगह पे जो है बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपने लोगों को भेजा, जैसे श्रीलंका में, जिसको सिलोन उस टाइम पे बोला जाता था, वेस्टर्न एशिया में अशोका ने भेजा। उसके बाद ये बाद के टाइम पे चाइना में चला गया, वियतनाम में गया, सेंट्रल एशिया में भी गया, और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जहाँ पे ये इसका ओरिजिन हुआ वहाँ पे ये खत्म हो गया। बाकी ये दूसरे देशों में, जैसे वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें हम, यहाँ पे ये आज भी प्रोमिनेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, और आई थिंक पूछा जा सकता है दोबारा कि ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से बुद्धिज्म का जहाँ पे जन्म हुआ वहां पे वो खत्म हो चुका है, बल्कि वो दूसरी जगह पे आज भी सरवाइव कर रहा है। तो उसके डिक्लाइन के रीजंस क्या क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि जैसे जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का जब जन्म हुआ उस टाइम पे उनकी पॉपुलैरिटी हुई, तो जो ब्राह्मण धर्म था तो उसने भी अपने अंदर रिवाइवल करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था कि जो पाली लैंग्वेजेस थी, पहले ये लोग पाली लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसकी वजह से जो है बुद्धिज्म को बुद्धा को कम्युनिकेट करना इजी हो गया था, बुद्धिज्म की टीचिंग को लोगों तक फैलाना इजी हो गया था। लेकिन उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, जैसे हीनयान, महायाना की बात करते हैं, स्पेशली हम जब महायान की बात करते हैं, तो उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज थी उसको संस्कृत लैंग्वेज को ही दोबारा अडॉप्ट कर लिया था, है ना। तो इस वजह से, और संस्कृत जो है वो आम लोगों को समझ नहीं आती थी। फिर उसके बाद जब हम महायाना बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो वहां पे आइडल वर्शिप भी उस टाइम पे शुरू हो जाती है, ऑफरिंग शुरू हो जाते हैं। तो यही तो चीजें थी जिसकी वजह से लोग जो है ब्राह्मण धर्म से भाग के और बुद्धा की तरफ आए थे, बुद्धिज्म की तरफ आए थे। फिर एक रीजन माना जाता है हुन्स अटैक, और डिक्लाइन पे यूपीएससी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछ चुकी है। जब हम करेंगे तब हम जरूर इस चीज को देखेंगे। उसके बाद एक ये भी कहावत है कि बुद्धा ने अपने फर्स्ट डिसाइपल, जिसको आनंदा बोला जाता है, उसको भी बोला था कि तुम वुमेन की एंट्री तो करा रहे हो, लेकिन इसके कारण जो है बुद्धिज्म जितने टाइम जीना चाहिए उतने साल वो नहीं जिएगा, है ना, 500 साल उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर हम बात करें कि इसका इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म का, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में, तो देखो आइडल वर्शिप भी मानी जाती है कि बुद्धिज्म से ही, यहाँ पे आइडल वर्शिप की शुरुआत बुद्धिज्म से हुई है। दूसरा, अहिंसा इन्होंने फैलाया है, तो जो हमारे नेशन के लिए एक वैल्यू बन गया, हम आज तक उसको चेरिश करते आ रहे हैं। स्तूपास इसके टाइम पे बने हैं, चेत्ता विहारा इसके टाइम पे बने हैं। तो यानी आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। एजुकेशंस को भी उस टाइम पे इन्होंने प्रमोट किया है, लाइक तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशाला। पाली लैंग्वेज को किया है, यानी कि इन्होंने लोकल लैंग्वेज को भी स्प्रेड करने में, डेवलप करने में हेल्प की है। साथ ही साथ और इन्होंने क्या किया कि हमारे कल्चर को इन्होंने एशिया तक फैलाया है।
नीचे उस टाइम पे श्रीलंका तक फैलाया, वेस्ट एशिया तक, चाइना तक हमारे कल्चर को इसने फैलाया है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो कहाँ कहाँ पे हुई, देखो सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 483 BC, याद रखना है बुद्धा की डेथ हुई थी पावापुरी में। तो यहाँ पे इसके तुरंत इनकी डेथ के बाद एक काउंसिल हेल्ड की गई राजगीर में, और यहाँ पे इसको पैट्रोनेज किसने किया था, तो अजातशत्रु ने, जो कि हरेनका डायनेस्टी के थे। डायनेस्टी भी आपको याद होनी चाहिए। और इसके चेयरमैन थे वो थे महाकश्यपा। और इसमें क्या किया, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पिटक बनाए गए, 2, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक यानी आनंदा और विनय पिटक यानी कि उपाला। उसके बाद दूसरी है हमारे पास वैशाली में हुई पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के 100 साल बाद 383 BC में, और इसको शिशुनाग डायनेस्टी के कालाशोक ने पैट्रोनाइज किया, और सबकामी जो है वो इसके जो है चेयरमैन माने जाते हैं। पाटलिपुत्र में तीसरी हुई 250 BC, सबको पता है अशोका के टाइम पे मौर्य डायनेस्टी, और इसके जो चेयरमैन हुए वो हुए मोखाली तिस्सा। और इसमें क्या किया गया, जो थर्ड पिटक था अभिधम पिटक, उसकी कंपाइलेशन की गई। उसके बाद जब लेटर पीरियड में जो बुद्धिज्म में भी जब आइडल वर्शिप को करें या सिर्फ टीचिंग को फॉलो करें, इस पे जो है या लैंग्वेजेस या संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करें या पाली लैंग्वेज को, तो इस पे जो कंट्रोवर्सीज हुई तो 2 पार्ट में ये भी डिवाइड हो गया था। तो कुंडल 1 कश्मीर में जो है वो हमारे पास लास्ट इनकी काउंसिल की गई। कौन सी डायनेस्टी थी, कुशाना डायनेस्टी थी, कनिष्का ने किया था। और उसके बाद इसके जो चेयरमैन थे वो थे वसुमित्रा, और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अश्वघोषा। और यहाँ पे जो है हीनयान और महायान ये 2 पार्ट में बट गया था। तो एनसीईआरटी बुक्स में ना सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, और आई नो दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर यूपीएससी। जब हम PYQs देखेंगे तब हम इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। और जब प्रीलिम्स नज़दीक आएगा तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है क्वेश्चंस पूछता आ रहा है। हालांकि अभी देखे 2-3 साल से इनके क्वेश्चंस जो है कम हो गए हैं, बट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ना, तो हमें जो है प्रिपेयर रहना है उस चीज़ के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।